बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वैदिक धर्म की शाखाओं से अलग थे, लेकिन इनका विकास इन्हीं वेदों के जरिए हुआ था। हालांकि दोनों ही धर्म वेदों को नकारते हैं और अहिंसा तथा ब्रह्मचारी जीवन की निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वहीं दोनों धर्म की शिक्षाएं यूं तो तार्किक और जमीन से जुड़ी हुई मानी जाती हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम उनके साथ बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्धिज्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध ने साहस का परिचय देते हुए प्रचलित धर्म के अंधविश्वासों, कुप्रथा और पुरोहित व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू किए। बुद्ध ने उस समय की प्रचलित आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण को चोट करते हुए चमत्कारों और रहस्य उद्घाटन को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं गौतम बुद्ध ने इंसान की नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया। गौतम बुद्ध का ये नजरिया भारतीय समाज में पहाड़ों से आती हुई एक ठंडी हवा के झोंके की तरह साबित हुआ, जिसने समाज को नए विचारों से तरोताजा कर दिया। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अपने नए धर्म में जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि गौतम बुद्ध की गतिविधियों और उनके संदेशों ने जाति व्यवस्था को अपने दौर में काफी हद तक कमजोर कर दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में बटा हुआ समाज विदेशी कारोबार और विदेशी व्यापार से संबंध बनाने में बहुत मुश्किल से कामयाब हो पाता है। लेकिन गौतम बुद्ध द्वारा बुद्धिज्म के प्रचार के बाद लगभग 1500 वर्षों तक भारत और पड़ोसी देश के बीच व्यापार खूब फला फूला और भारतीय उपनिवेशों की संख्या भी बढ़ती गई। इसके साथ ही बाहर से आने वाली संस्कृतियों और नए लोगों को भी भारतीय समाज में स्वीकार किया गया। वहीं बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। हालांकि शुरुआत में बौद्ध धर्म एक क्षत्रिय जाति के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और ये समाज के शासक वर्ग और पुजारियों के बीच चल रही लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन ब्राह्मण कर्मकांड का विरोध करने वाला बौद्ध धर्म का पहलू धीरे धीरे आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गया। लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया और भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इन 200 सालों के दौरान भारत ने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे। वहीं छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों को एक केंद्रीय शक्ति में संगठित करने की भी मांग उठने लगी। इन्हीं कोशिशों की बदौलत एक बेहद शक्तिशाली और संगठित देश का निर्माण हुआ। सिकंदर ने जो उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमण किया, तो भारत की ओर से मोर्चा संभालने के लिए ऐसे दो शक्तिशाली लोग सामने आए जिन्होंने इतिहास के रुख को मोड़ा और भारत को एक नए भविष्य की राह दिखाई। ये दो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और तक्षशिला में एक बार उन्होंने सिकंदर से जाकर मुलाकात भी की थी। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य भी तक्षशिला में जाकर सिकंदर के सैनिकों की रणनीति और उनके तरीकों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही सिकंदर की सेना पर आक्रमण के लिए एक सही मौके की तलाश कर रहे थे। आखिरकार सन 323 में उन्हें खबर मिली कि सिकंदर की मौत हो चुकी है। वहीं बेबीलोन में सिकंदर की मौत के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट किया और सिकंदर की सेनाओं पर हमला कर दिया। सिकंदर के बाद एशिया माइनर से लेकर भारत तक सेल्यूकस निकेटर को अधिकारी बना दिया गया था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं को हराकर अफगानिस्तान में काबुल और इराक तक कब्जा कर लिया। सेल्यूकस निकेटर ने हार मानकर चंद्रगुप्त मौर्य से समझौता करने के लिए अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। अब दक्षिण भारत को छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक और उत्तर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार एक केंद्रीय राज्य इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। जानकारी ये भी मिलती है कि पाटलिपुत्र को महान मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच में संपर्क चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और वो उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भी जारी रहा। बिंदुसार के बेटे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने इन संपर्कों को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया।
सम्राट अशोक के दौर में भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया था और इसकी मुख्य वजह यहाँ से हो रहे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। सम्राट अशोक के जाने के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और आखिर में सोंग साम्राज्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थान ले लिया। उधर दक्षिण में लगातार बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उत्तर में बैक्ट्रियन या जिन्हें इंडो यूनानी भी कहा जाता है, वो अपना प्रभाव काबुल से लेकर पंजाब तक फैला रहे थे। इन इंडो यूनानियों फौजियों का नेतृत्व मनिंदर नाम का जनरल कर रहा। मनिंदर के नेतृत्व में इंडो यूनानी फौजों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से हार गया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। यूनानी कमांडर मनिंदर जल्दी ही भारत के वातावरण के प्रभाव में आ गए और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वहीं बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मनिंदर को राजा मिलिंद के नाम से भी जाना जाने लगा। राजा मिलिंद बौद्ध कथाओं में बहुत लोकप्रिय और उन्हें संत की उपाधि प्राप्त हो गई। और इसके बाद भारत और ग्रीस की संस्कृतियों के मिलन के बाद गंधार में ग्रीक को बौद्ध कला का जन्म हुआ। इस दौर में एक बार फिर से भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था और विदेशी शक्तियां दोबारा से भारत को प्रभावित कर रही थी। चौथी शताब्दी की शुरुआत में एक और महान शासक ने जन्म लिया, इसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने भारत पे राज करके विदेशियों को बाहर भगाया और एक बेहद शक्तिशाली विशाल साम्राज्य